हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज़ डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका डिफरेंस क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है और अपैरल क्या होता है। फैब्रिक कोई कपड़ा, वो कॉटन का भी हो सकता है, वो सिल्क का भी हो सकता है, वो सिंथेटिक किसी भी रेयॉन या इस तरह का भी लिनन, इसका भी हो सकता है। लेकिन अपैरल क्या होता है, इस कपड़े से जो बनता है चीज़, यानी कि जो चीज़ जो भी कोई कपड़ा बनता है, लाइक शर्ट है, जैसे कॉटन का कपड़ा है और उसकी शर्ट बन के तैयार हुई है, तो वो है अपैरल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस चैप्टर में डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें, और जिसने भी अभी तक मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो देखें, क्योंकि मैंने अभी तक 11th की कंप्लीट कर दिया है कोर्स और 12th की भी वीडियोस के 2-4 टॉपिक रह गए हैं। मैंने वीडियोस जो हैं पार्ट्स में भी बनाई हैं, डिटेल्ड वीडियो पार्ट में बनाई हैं, उसके अलावा वन शॉट भी डाली हैं अभी तक मैंने, जितने चैप्टर्स हो गए हैं, और उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो भी डाली हैं। करना आपको यह है कि चैनल में प्लेलिस्ट पे जाकर आप जो हैं देख सकते हैं। वन शॉट की अलग प्लेलिस्ट है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट है और डिटेल्ड जो वीडियोस हैं उनकी अलग प्लेलिस्ट है। और आगे मैं कोशिश ये करूँगी कि एक शॉर्ट्स में भी जो शॉर्ट्स होती हैं उसमें भी वीडियो डालूँ, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके शॉर्ट में वीडियो डल जाएगी, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो इससे आपको इजी पड़ेगा कोर्स समझना, और मेरी पूरी ही कोशिश होती है कि मैं आपके कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूं और सब कुछ कवर कर दूं। तो आज की जो ये वीडियो है, वैसे मैंने वीडियो में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने बुक से पढ़ाए हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं ऐसे जो मुझे जिनके मैसेज आए कि आप जो हैं वो नोट से पढ़ाइएगा। तो आज मैंने यही किया है कि मैंने इस लेसन के नोट्स बनाए हैं। अब आपको बुक में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लेसन को, जहाँ तक अभी मैंने ये कोशिश की है आप इससे पढ़ेंगे, ये सब कुछ टॉपिक कवर कर रहा है। तो वीडियो तो आपको पार्ट्स में ही मिलेगी चैप्टर 8 की, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा है और डिटेल्ड वीडियो है, और फिर बाद में हम वन शॉट देख लेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ डिटेल्ड जो वीडियो है उसमें पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। तो डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल जो ये टॉपिक है, इसमें सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में। अब डिज़ाइन होता क्या है? डिज़ाइन इज़ द ह्यूमन पावर टू कंसीव, प्लान and the realize products that serve human being in the accomplishment of any individual or collective purposes। देखिए, डिज़ाइन जो है क्या होता है, हम जो भी कोई प्लान कर रहे हैं, हमने कुछ इमेजिन किया, ठीक है, हमने कुछ इमेजिन किया किसी चीज़ के लिए, लाइक आप कोई कपड़ा है, आप उसके बारे में इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, फिर आपने उसकी प्लानिंग की कि मुझे इसको ये ऐसे ऐसे बनाना है, और फिर आपने उसको बना भी डाला है। तो जो आपके इमेज माइंड में आई है, जो आपने प्लान किया है और जो आपने बना दिया है, वही होता है डिज़ाइन। और डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन से जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाता है डिज़ाइन। और इसके अलावा डिज़ाइन क्या होता है कि डिज़ाइन जो एक आइडिया है, हमारा जो आइडिया है उसको टर्न करता है एक प्रोडक्ट बनाने में, एक सॉल्यूशन में, वो होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन किसी भी चीज़ का हो सकता है, इसको हम बहुत से इसके मीनिंग होते हैं, किसी भी चीज़ का, कपड़े का भी हो सकता है, कर्टन्स में भी हो सकता है, यहाँ तक कि क्रॉकरी में भी हो सकता है। तो डिज़ाइन हर चीज़ का होता है, लेकिन यहाँ हम इस टॉपिक में, यहाँ पर चैप्टर 8 में हम डिज़ाइन पढ़ेंगे फैब्रिक से रिलेटेड, ठीक है। तो अब क्या है कि नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ गुड डिज़ाइन। क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे डिज़ाइन की? तो जो डिज़ाइन है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए, मतलब देख के ऐसा लगे कि वाओ क्या डिज़ाइन है, और जो उसमें जो भी चीज़ें उनका इस्तेमाल भी सही तरीके से होना चाहिए। उसके अलावा है कि जो भी चीज़ हम मटेरियल है, वो हमारा जो मटेरियल जिसके लिए हम डिज़ाइन बना रहे हैं, वो उसका जो है सही यूज़ होना चाहिए, कि आपने मतलब कपड़ा जो है वो कैसा है और उसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन नहीं बनाया है, तो कोई कपड़ा फ्लोई है और डिज़ाइन और तरह का बन गया है, तो वो सही नहीं है। तो वो मटेरियल के अकॉर्डिंग सही डिज़ाइन भी हो। उसके अलावा हम ऐसी डिज़ाइनिंग करें, या ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जो हमारे जितना भी हमारा बजट है उस चीज़ को लेके जो हम बनाने जा रहे हैं वो उससे ज़्यादा ना निकले। तो वो एक्सपेंसेस को भी ध्यान में रखते हुए अगर
है डिज़ाइन, तो वही एक ऐसा गुड डिज़ाइन होता है, यही क्वालिटी होती है गुड डिज़ाइन की। फिर है डिज़ाइन एनालिसिस। तो देखिए डिज़ाइन एनालिसिस क्या होता है कि डिज़ाइन को एक ऐसे अरेंज करना अकॉर्डिंग टू द प्लान फॉर क्रिएशन ऑफ ए डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट विच गिव्स एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन। यानी डिज़ाइन को ऐसे अरेंज करना, ऐसे कि जो आपने प्लान किया है, जो कि जिस तरह से प्लान किया है उसको उसी तरीके से अरेंज करना जो बन के तैयार हो, तो उसका क्या हो, उसका एक ऐसा एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन मिले, उसको बोलते हैं डिज़ाइन एनालिसिस। अब आता है एस्पेक्ट और टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। देखिए एस्पेक्ट हुआ या टाइप्स हुआ, ये दोनों ही एक ही चीज़ है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है आंसर आपका सेम होगा कि ये होते हैं टू टाइप्स के, स्ट्रक्चरल एंड दूसरा होता है अप्लाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की। तो जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिक कट of the garments. Fabric is cut and stitched in different ways to give the structural design in the dress. तो जो भी कोई कपड़ा है उसको काटा गया, यानी कि स्टिच काटते हैं पहले, जैसे कट करते हैं ना, स्टिच करने से पहले कटिंग होती है, तो वो कटिंग हुई है और फिर वो सिलाई की गई है अलग अलग तरीके से, कोई किसी भी डिज़ाइन से सिलवा सकते हैं जैसे भी है, तो वो होता है, ये सब होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी को ए लाइन फ्रॉक बनानी है, ए लाइन फ्रॉक जो बनती है जानते होंगे, तो ए लाइन फ्रॉक मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होती है। यहाँ देखिएगा, जैसे ये है और ये ऐसे करके ये होती है ए लाइन फ्रॉक, ठीक है। तो जो ए लाइन फ्रॉक का है ये डिज़ाइन, तो उसको इसी तरीके से पहले कट किया, फिर उसके बाद उसको उसी तरीके से स्टिच किया, तो ये आता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में। दूसरा होता है अप्लाइड डिज़ाइन। अप्लाइड डिज़ाइन जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, इज सुपर इम्पोज्ड ऑन फैब्रिक। जो फैब्रिक पे, कपड़े पे जो चीज़ इम्पोज की जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि एम्ब्रॉयडरी है, कोई कपड़ा ले लिया और कपड़े को जो है वो उस पर एम्ब्रॉयडरी की है, ठीक है, वो सिलने से पहले भी होती है, लेसेस भी लगा लेते हैं सिलने के बाद, बटन्स हैं, जो कि कपड़े को ब्यूटीफाई करता है, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, वो आता है अप्लाइड डिज़ाइन के अंतर्गत, जिसमें एम्ब्रॉयडरी हो गई, फैंसी बटन्स हो गए, लेसेस हो गई हैं, या फिर डाइंग प्रिंटिंग से भी इसको अच्छा प्लीजिंग बनाते हैं, या निडल वर्क करते हैं गारमेंट्स पे, ये सब चीज़ जो आती है वो आती है अप्लाइड डिज़ाइन में। अब है फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन। देखिए क्या फैक्टर्स होते हैं डिज़ाइन के, तो दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और दूसरा होता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के अंतर्गत आता है कलर, लाइन, टेक्सचर, शेप, ये चार आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में, जिसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के अंतर्गत आता है एम्फेसिस, बैलेंस, प्रोपोर्शन, स्केल, हार्मनी, रिदम, मूवमेंट। ये भी आगे डिटेल में चैप्टर में है, तो इसलिए अभी यहाँ पे सिर्फ हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। तो पहले एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में सबसे पहले है कलर। तो चलिए पहले हम कलर के बारे में पढ़ते हैं। कलर क्या होता है, एक मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ आर्ट होता है, यानी कि कलर का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी चीज़ होती है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है, सबसे पहले हमें कलर से ही इन्फ्लुएंस होते हैं कि अच्छा ये कपड़ा है, ये बहुत अच्छे कलर का है, दूर से ही अट्रैक्ट क्या करता है, कलर करता है। जब आप पास जाते हो, जब भी आपको डिज़ाइन दिखाई देता है, सबसे पहले आप कलर से ही अट्रैक्ट होते हैं। और कोई भी चीज़ की आइडेंटिटी, किसी भी चीज़ की पहचान कलर से होती है। सपोज हम कहेंगे वो रेड वाली ड्रेस थी ना, वो कितनी अच्छी लग रही थी, तो हमने क्या किया, उसके कलर के बारे में हम उससे इम्प्रेस हुए और उसके कलर के बारे से ही हम उसको बता रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी कर रहे हैं। तो जो आइडेंटिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो भी एसोसिएट करती है कलर से। कलर एक ऐसा इंट्रीगल पार्ट है फैशन का। चॉइसेस ऑफ कलर ऑफ क्लोथ्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कोई भी कपड़े की हम चॉइस कर रहे हैं कलर की, तो वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे पर्सनल चॉइस, हर किसी की अपनी अलग पसंद होती है, किसी को डार्क कलर पसंद होता है, किसी को पेस्टल कलर पसंद होते हैं, किसी को लाइट कलर पसंद होते हैं। तो हर चॉइस जो होती है पर्सनल चॉइस होती है। तो कलर जो क्लोथ्स के कलर जो है किसी के भी, वो डिपेंड करेंगे उसकी पर्सनल चॉइस पे। दूसरा होता है सीज़न। सीज़न भी होता है, जैसे गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में डार्क कलर के पहनते हैं। ओकेजन भी होता है, जैसे शादियों में या फिर अच्छे ब्राइट कलर्स पहनते हैं, या फेस्टिवल्स में भी ब्राइट कलर पहनते हैं। लेकिन अगर कोई सोग है, सोग का
मतलब ऐसी जगह पे है जहाँ पे सोक का माहौल है, वहाँ देखा होगा आपने वाइट या फिर ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ओकेजन्स पे भी कलर जो है डिपेंड करता है। और उसके अलावा है क्लाइमेट है और पीपल्स थॉट। हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, किसी को जिसको जैसा कलर पसंद होता है वो उसी तरीके का कलर पहनता है। अब आप देखिए मार्केट में हर कलर के कपड़े मिलते हैं, वो किसी को जो है वो कलर पसंद आ रहा होता है तो वो खरीद लेता है, और किसी को वो कलर अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो नहीं खरीदता है। तो पीपल की जो थॉट होती है उसके अकॉर्डिंग भी कलर जो है, लोग क्लोथ्स जो कपड़े का को चूज़ करते हैं कलर को, वो उनकी पर्सनल थॉट पे भी होता है। फिर कल्चर एंड ट्रेडिशन पे भी कलर का होता है कि जैसे जहाँ जिस तरह का कल्चर चल रहा होता है, कल्चर होता है जहाँ का, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो डांडिया वगैरह खेलते हैं जो गुजरात साइड में, उसमें ब्राइट कलर के लहंगे होते हैं। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल जो भी कपड़े होते हैं वो भी ब्राइट कलर के होते हैं। और इसके अलावा फिर है फैशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है जो कलर चूज़ करने में कपड़ों के। कैसे कभी जो है वो आज का जैसे पेस्टल कलर चल रहे हैं फैशन में, तो फिर आपको मार्केट में भी सारे कपड़े पेस्टल कलर के ही दिखाई देंगे। लोगों को भी उसी तरह के कपड़े पसंद आएंगे, डार्क कलर के नहीं पसंद आएंगे। अगर डार्क चल रहा है फैशन में तो फिर डार्क ही पसंद आता है। तो ये सब जो है पॉइंट्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं चॉइसेस ऑफ कलर ऑफ क्लोथ्स पे। फिर है जो कलर है उसको हम कैसे भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो कलर होता है, कलर में भी डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो के सरफेस पे जब एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पड़ती है तो वो हमारे जो विजुअल सेंसेशन है उस पर जो वो रेजेस पड़ती हैं तो हमारे रेटिना को स्ट्राइक करती हैं। और उससे फिर क्या होता है, हमारे जो सेल हैं, नर्व के सेल हैं, वो जो सेल होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं नर्व में, और फिर हमारी आइज़ की जो नर्व होती है उसमें, और फिर वो नर्व जो है हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं और फिर हमें वो कलर दिखाई देता है। कितना भारी, कितना अच्छा खासा साइंटिफिकली है ये सब। और जब हमें कलर वो दिखाई देता है और हम इजीली देख पाते हैं आराम से। फिर हम कलर देखते हैं जब सारी लाइट्स, ऑल लाइट्स, व्हेन ऑल लाइट्स रेज आर रिफ्लेक्टेड द ऑब्जेक्ट। जब सारी लाइट्स जो है ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं तो फिर कलर वाइट दिखाई देता है। और अगर व्हेन नन आर रिफ्लेक्टेड, जो कुछ नहीं होती, तो फिर कलर ब्लैक दिखाई देता है। तो व्हेन लाइट फॉल्स, अच्छा एक एग्जाम्पल इसका है, जैसे कि जो आपने देखा होगा जो रेनबो होता है, वो रेनबो कहाँ से आता है? को रेनबो आता कहाँ से है? जब बारिश होती है, बारिश के बाद धूप निकलती है तो हमें रेनबो दिखाई देता है। वो रेनबो क्या होता है? जो वो रेन ड्रॉप्स होती हैं आसमान में और उस पर जो लाइट पड़ती है, सन की लाइट पड़ती है, तो उससे क्या होता है, जो एक 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं वो फैल जाता है। और वो जो स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम ब्रीफली कह सकते हैं विबग्योर, यानी कि ये 7 कलर्स होते हैं जो हमें रेनबो में दिखाई देते हैं। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। ये कलर हमें दिखाई देते हैं जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, जो कि हमें रेन ड्रॉप्स जो है वो जो लाइट पड़ती है रेन ड्रॉप्स पे, उससे फिर वो कलर स्कैटर्ड होते हैं। फिर है एडवांसिंग एंड रिसीडिंग कलर्स। देखिए जो एडवांसिंग कलर्स होते हैं उनको वार्म कलर्स भी बोलते हैं, और जो लाइट रेज करती है, और लाइट रेज ऑफ लॉन्गर वेव लेंथ, जो लाइट आती की रेजेस आती हैं लॉन्गर वेव लेंथ को वो ग्रुप करती हैं और एक एडवांसिंग कलर्स कहलाते हैं वो। और जो लॉन्गर वेव लेंथ होती है उसमें ऑरेंज कलर आता है, येलो कलर आता है, रेड कलर आता है। ये जो कलर्स होते हैं ये क्या होता है, ये ऐसे लगते हैं जैसे कि बोल रहे हैं एक तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि एकदम ब्राइट कलर्स, दूर से ही दिखाई देने वाले, स्टैंड आउट करते हैं। तो इसीलिए दैट्स वाई जो ये डेंजर का जो होता है या फिर जो स्टॉप का साइन होता है, या तो वो अक्सर येलो या फिर रेड में ही होता है, तो ताकि वो दूर से दिखाई दे। डेंजर जैसे कि कोई कहते हैं कि अगर कुछ ट्रेन को रोकना है तो लाल झंडा दिखा दिया या कुछ लाल दिखा दिया तो उससे पता चल जाता है कि अच्छा कुछ डेंजर है। तो डेंजर का निशान जो होता है कि रेड है, तो ये इसीलिए है क्योंकि ये कलर जो होते हैं स्टैंड आउट करते हैं, ये दूर से ही दिखाई दे जाते हैं।
और रिसीडिंग कलर्स जो होते हैं या फिर कूल कलर्स बोलते हैं उनके, तो लाइट रेज ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ आर ग्रुप्ड एज रिसीडिंग और रेस्टफुल कलर्स। जो शॉर्ट वेव लेंथ की लाइट्स होती हैं वो ग्रुप करती हैं एज रिसीडिंग और रेस्टफुल कलर्स, जिसके अंतर्गत आते हैं ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। ये कूल कलर्स होते हैं, इनको कूल कलर्स के नाम से जाते हैं और जाना जाते हैं, और इनके रिसीडिंग इफेक्ट की वजह से ये बड़े कूल फील कराते हैं, काम फील कराते हैं, रिलैक्स्ड और रिफ्रेश्ड फील कराते हैं। तो जो कलर्स रिफ्रेश्ड फील कराएं वो रिसीडिंग कलर्स होते हैं, और जो कलर हमें ऐसे लगें जैसे कि बिल्कुल एकदम ब्राइट हैं, चमकदार हैं और थोड़े कहते हैं ना चीखते हुए से कलर जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरह के कलर्स जो होते हैं वो होते हैं एडवांसिंग कलर, जो नज़दीक दिखाई देते हैं। तो उसके बाद आता है मुंसेल्स कलर व्हील। तो देखिए कलर व्हील जो है, मैं अभी आपको जो वीडियो का लास्ट होगा उसमें मैं आपको कलर व्हील भी दिखाऊंगी और उसके बाद मैं उसी से आपको समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो कलर व्हील है मुंसेल्स का, उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं 3 एस्पेक्ट्स होते हैं कलर के, जिसमें आता है ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी। देखिए ह्यू क्या होता है? ह्यू एक तरह से कलर का को ही बोलते हैं। तो ये होता है कॉमन नेम ऑफ कलर, जिसमें कि रेड, ब्लू और येलो होते हैं। और वैल्यू जो होता है, वैल्यू क्या है इसको, यानी कि लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर, उसको वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू जो होती है वो दो तरह की होते हैं वैल्यू, जिसमें आते हैं टिंट्स और आते हैं शेड्स। देखिए टिंट्स कौन से होते हैं? जिसमें कि हम वाइट कलर अगर किसी कलर में ऐड कर देते हैं तो वो उसको लाइट बना देता है, तो उसको बोलते हैं टिंट्स। और जिसमें हम ब्लैक कलर ऐड करके कलर को डार्क बनाते हैं उसको बोलते हैं शेड्स। तीसरा एस्पेक्ट जो होता है वो होता है इंटेंसिटी या फिर क्रोमा। ये क्या है? ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर। किसी भी कलर की ब्राइटनेस और डलनेस, जैसे कि रोज रेड, ब्लड रेड, यानी कि रेड के ही बहुत सारे फॉर्म्स बता दिए हैं कि कोई रोज रेड है, कोई ब्लड रेड है, ये आता है इंटेंसिटी के अंतर्गत। तो ये 3 एस्पेक्ट थे जो कि मुंसेल्स कलर व्हील के अकॉर्डिंग थे, और जिसके में कौन कौन से हैं? ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी। ह्यू यानी कॉमन नेम ऑफ कलर्स, रेड, ब्लू, येलो। वैल्यू जो 2 तरह, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर, जो टिंट और शेड होते हैं। और इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर, लाइक रोज रेड, ब्लड रेड। ठीक है। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ कलर्स। ये भी हम 3 टाइप्स ऑफ कलर्स भी हमें मुंसेल्स कलर व्हील में देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। जो प्राइमरी कलर होते हैं वो बेसिक कलर्स होते हैं, जिसमें कि रेड, येलो और ब्लू आते हैं। ठीक है। ये कलर्स जो हैं किसी से मिलके नहीं बनते, ये प्राइमरी हैं। लेकिन फिर सेकेंडरी कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो 2 प्राइमरी कलर्स से मिलके बनते हैं, और ये 2 प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो सेम क्वांटिटीज़ में मिलाते हैं तो वो सेकेंडरी कलर बनते हैं। जैसे कि ब्लू कलर लिया, ठीक है, ब्लू में येलो को ऐड करा, मिलाया तो बन गया एक नया कलर ग्रीन, जो कि सेकेंडरी कलर बन गया है। फिर ब्लू के साथ अगर रेड मिलाते हैं तो पर्पल बन जाता है, तो पर्पल सेकेंडरी कलर बन गया है। और रेड के साथ येलो मिलाते हैं तो ऑरेंज बन जाता है। ये सब आप जानते होंगे, बचपन से सीख रहे होंगे। तो जब 2 प्राइमरी कलर सेम क्वांटिटी में मिलाते हैं तो बनता है सेकेंडरी कलर। फिर है तीसरा टर्शरी कलर। देखिए टर्शरी कलर में क्या होता है? 1 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी कलर को सेम क्वांटिटी में मिक्स करके क्या बनता है? टर्शरी कलर। तो जैसे रेड के साथ ऑरेंज मिलाया तो रेड ऑरेंज बन गया, रेड के साथ पर्पल मिलाया तो रेड पर्पल बन गया, येलो के साथ ग्रीन मिलाया तो येलो ग्रीन बन गया, येलो के साथ ऑरेंज मिलाया तो येलो ऑरेंज बन गया, ब्लू के साथ पर्पल मिलाया तो ब्लू पर्पल बन गया। तो ये जो कलर्स हैं जो इनको बोलते हैं टर्शरी कलर। तो ये आपको जो ये व्हील होता है, ये कलर व्हील होता है, इसमें आपको अब इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कौन कौन से कलर्स हैं। फिर है न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स जिसको कि एक्रोमेटिक्स भी बोलते हैं। ये कलर्स वो होते हैं जो विदाउट कलर्स होते हैं, यानी कि ये कलर्स जो कि विदाउट कलर्स हैं, जिसमें वाइट आता है, ब्लैक आता है, ग्रे आता है, सिल्वर आता है और मेटालिक्स आते हैं। फिर है ग्रे स्केल। देखिए ग्रे स्केल जो है वो क्या होता है? ग्रे स्केल मदद करता है जज करने में वैल्यू ऑफ एनी कलर। किसी भी कलर की वैल्यू को, अब वैल्यू हमने पीछे पढ़ा था क्या थे? वो टिंट एंड शेड थे।
ठीक है। तो यानी कि टिंट में क्या था, अभी आप देखेंगे नीचे मैं आपको इसके हिसाब से भी बताऊंगी। टिंट में था कि जिसमें हम वाइट कलर को ऐड कर लेते हैं, उसको और ज़्यादा जो है वो हल्का होता चला जाता है। और शेड क्या था, जिसमें हम ब्लैक कलर ऐड करके उस कलर को डार्क करते रहते हैं। तो ये आता है आपका वैल्यू के अंतर्गत। अब ये जो ग्रे स्केल है इसको देखिएगा आप, ग्रे स्केल बना हुआ है, इसमें क्या है देखिए ह्यू, ये ह्यू है, ठीक है, ह्यू यानी कि कलर, कलर ये ग्रे है, ठीक है। अब ये इधर की तरफ चल रहे हैं, अगर शेड की तरफ हम चलेंगे, ठीक है, जब हम शेड की तरफ चलेंगे तो हमने यहाँ ग्रे में थोड़ा ब्लैक ऐड किया, थोड़ा ज़्यादा ग्रे से थोड़ा डार्क हो गया, फिर और ऐड किया तो और डार्क हो गया, और ऐड किया तो और डार्क हो गया, और ऐड किया तो और डार्क हो गया, और जब ज़ीरो पे आ गए तो हमारा जो ये है वो ब्लैक बन गया। यानी कि ग्रे में हमने जितना जितना हमने ब्लैक को ऐड किया तो वो क्या हो गया है, वो ज़्यादा डार्क हो गया, ब्लैक बन गया। अब हम ग्रे में अगर हम वाइट ऐड करेंगे, ऐड किया ऐड किया ऐड किया ऐड किया तो ये टोटल वाइट बन गया। तो यानी कि ब्लू ब्लैक जो है वैल्यू ब्लैक की 0 और वाइट की वैल्यू जो होती है कलर वाइट की वो है 10। तो ये था ग्रे स्केल, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रे स्केल। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है ग्रे स्केल क्या होता है, तो ये ग्रे स्केल है और जिसमें कि 5 के बाद से 4 3 2 1 0 ये शेड्स में आते हैं और 6 7 8 9 10 ये टेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग कलर्स। रिकॉग्नाइजिंग मतलब पहचानना, कैसे कलर्स को पहचानते हैं। तो देखिए बहुत से तरीके होते हैं कलर्स को पहचानने के, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूज़ और इंटेंसिटीज़, वैल्यूज़ और इंटेंसिटीज़ मतलब ये थोड़ा हल्के होते चले जा रहे हैं या डार्क होते चले जा रहे हैं। जैसे कि रेड कलर है, उसको हम बहुत से टाइप्स में जान सकते हैं। जैसे रेड में हम कुछ कुछ लाइट शेड्स लाइट कर रहे हैं, उसके टिंट्स बन रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ब्रिक रेड है, तो आप जैसे ब्रिक रेड बोलेंगे आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ईटे जैसा रेड कलर। ब्लड रेड है, अच्छा खून जैसा रेड कलर। और टमाटो रेड है, अच्छा टमाटो जैसा रेड कलर। तो ये कैरेट रेड है, कैरेट जैसा रेड कलर। रूबी रेड, रूबी जैसा रेड कलर। तो ये हमें खुद ही हम माइंड में इमेजिन कर लेते हैं, तो ऐसे रिकग्नाइज कर लेते हैं। फिर उसी तरह से नेचुरल सोर्सेज से भी हमें कलर की पहचान होती है। अच्छा जैसे ये फ्रूट्स है, कोई भी फ्रूट का नाम लेके वो वैसा उसकी तरीके से था, जामुनी जैसे जामुनी कलर होता है, जैसे जामुन का कलर होता है ना, ऐसा तो हम ऐसे करके बता सकते हैं। तो हम कलर की पहचान नेचुरल सोर्सेज से भी हो जाती है। उसके अलावा है पेंटून शेड जो कार्ड होता है, वो क्या होता है, वो जितने भी कलर हैं पॉसिबल होते हैं, ह्यूज और टिंट्स शेड्स वो सब उसमें आते हैं। आपने जब पेंट होता है तो पेंट जब घर में कराते हैं तो देखा होगा आपने, एक शेड कार्ड होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसके लाइट शेड भी होते हैं, उसके डार्क शेड भी होते हैं, लाइन से होते हैं, डार्क से लाइट होते चले जाते हैं। तो जो इसी तरह का पेंटिंग शेड कार्ड्स होता है जिसमें कि बहुत सारे कलर्स अलग अलग शेड्स में दिखाई देते हैं, कम ज़्यादा सब तरह के दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से उससे भी कलर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं क्योंकि उनको एक पहचान के लिए नंबर दे दिया जाता है। अब हमें जो भी कोई पेंट कराना है तो हम उसको ऐसे बता सकते हैं कि हमें ये वाला 5 नंबर का पेंट कराना है। हम ये नहीं कहेंगे कि हरे से थोड़ा और दो कदम आगे चलो तो ये वाला हरा, या उससे और 2 कदम आगे चलो तो ये वाला हरा, ऐसा नहीं। नंबर डिवाइड होते हैं कलर्स में और उसी हिसाब से हम उसको बताते हैं। या आप एक एग्जांपल दूं छोटा सा, जैसे आप लिपस्टिक्स के भी शेड देखते होंगे, अलग अलग शेड्स होते हैं, किसी का 01 होता है, किसी का 02 होता है, ऐसे ऐसे करके शेड्स होते हैं। और फिर अगर हमें ऑर्डर करना होता है तो हम यही बोलते हैं कि इस शेड की लिपस्टिक चाहिए। तो ये क्या होता है, ये इंटरनेशनली भी इस तरह से रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो ये मदद करता है फैशन फॉरकास्टिंग में और ऑर्डर भी प्लेस करना आसान हो जाता है। फिर है कलर इन फैब्रिक्स। देखिए अब अभी तक हम कलर के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कलर फैब्रिक में नहीं, कपड़े में। तो कलर को कैसे और अलग अलग स्टेजेस पे जो है कलर को ऐड किया जाता है फैब्रिक में। जैसे कपड़े में सबसे पहले है फाइबर स्टेज। फाइबर जो होती है वो सबसे पहली स्टेज होती है, यानी कि बिल्कुल जो प्लांट से सपोज कोई जो भी आता है, जैसे हम सिल्क है या जैसे जूट है, उसका एक जो रेशा होता है जो वो होता है फाइबर। तो फाइबर स्टेज पे जो है वो बहुत ही रेयरली जो है ये काम होता है रंगाई का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और इसका जो यूज़ जब भी होता है जब जो फाइबर है
वो बहुत ही मुश्किल होता है। डाई मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये मुश्किल होता है डाई होना। और उसके अलावा जो अगर ऐसा है कुछ कि ये जो यार्न है, जो धागा है, जो फाइबर है, वो मल्टी कलर्ड चाहिए होता है, तभी इसको जो है वो डाई किया जाता है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है। अब डाइंग यार्न स्टेज पे, यार्न स्टेज जो सेकंड स्टेज होती है, तो उसमें जो धागा बन के तैयार होता है उसको डाई किया जाता है। वो जब डिज़ाइन वोवन स्ट्रिप्स करनी होती हैं, चेक्स करनी होती हैं, और प्लेट्स करनी होती हैं, ब्रॉकेट और जैक, ये सब करना होता है, तब यार्न के स्टेज की डाइंग होती है। फिर डाइंग एट फैब्रिक स्टेज, फैब्रिक यानी जब कपड़ा बन के तैयार हो गया उस वक्त, ये बहुत ही कॉमन मेथड है। आप जानते होंगे जैसे हम दुपट्टे भी डाई करने दे देते हैं, कभी कभी कोई जो है हमारे पास कपड़ा है और हमें दुपट्टे से मैच करके डाई करना है, या फिर हमें कोई शर्ट है हमारे पास, हमें शलवार उससे मैचिंग करनी है, तो वैसे फैब्रिक को डाई करा लेते हैं। तो ये कॉमन मेथड है। ये जो है it may be done to produce simple colored fabric and also design material through tie and dye। और ये ऐसा भी होता है, सिंपली भी हम फैब्रिक को दे देते हैं, अच्छा डाई करना है, और ऐसा भी होता है जो कपड़े के ऊपर डाई होती है, जैसे टाई एंड डाई इसका एग्जाम्पल है, बाटिक इसका एग्जाम्पल है। और उसके अलावा जो कलर हम ऐड करते हैं, जैसे पेंटिंग कलर्स होते हैं, उसमें प्रिंटिंग होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, एप्लिक वर्क होता है, इसमें से भी ये भी सब जो है वो फैब्रिक स्टेज में ही होती है डाइंग। अब है कलर स्कीम्स। कलर स्कीम्स और कलर हार्मोनीज एक ही बात होती है, और ये क्या होता है, जिसमें कि यूजिंग वेरियस कलर्स इन सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड कलर स्कीम्स और कलर हार्मनी। तो अलग अलग कलर्स को सिस्टमैटिक मैनर्स में जो रखा जाता है उसको कलर स्कीम्स या कलर हार्मनी बोलते हैं। जो ये कलर स्कीम है, इसका क्या यूज़ होता है, ये एक ऐसी गाइडलाइन है जो कि फॉर एस्थेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, जितने भी कलर्स हैं उनका एस्थेटिक कॉम्बिनेशन है, और जो कि क्या करता है, क्रिएट करता है स्टाइल और अपील। तो जो कलर व्हील है, जो मैं आपके को अभी दिखाऊंगी लास्ट में, तो जो कलर व्हील है वो बेस्ट रेफरेंस है कलर स्कीम्स का। फिर है टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स एंड हार्मनी। देखिए, जो कलर स्कीम्स हैं उनके क्या टाइप हैं, क्या हार्मनी है। तो अगर पूछा जाए आपसे टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स या टाइप ऑफ कलर हार्मनी, तो वो सेम ही होता है। तो ये दो तरह के होते हैं, पहला है रिलेटेड और दूसरा है कॉन्ट्रास्टिंग। तो अगर बात करते हैं रिलेटेड की, तो सबसे पहले आता है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, फिर आता है एक्रोमेटिक कलर स्कीम, एसेंटेड न्यूट्रल स्कीम, एनालॉगस कलर स्कीम। तो मोनोक्रोमेटिक जो कलर स्कीम होती है, या इसको हार्मनी भी बोल सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक हार्मनी, ये क्या होता है, ये एक ऐसी कलर स्कीम होती है जो बेस करती है एक ही कलर पे, ठीक है, या वो कोई और उस एक ही कलर पे करती है। और ये जो कलर होता है उसकी बहुत सी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा तेज़, हल्का सा लाइट, वही एक शेड रहते हैं, जैसे रेड है, पिंक है, मरून है। फिर है एक्रोमेटिक कलर स्कीम। एक्रोमेटिक कलर स्कीम क्या होती है, उसमें ओनली न्यूट्रल कलर्स आते हैं, जैसे कि वाइट है, जैसे कि ब्लैक है। फिर है एसेंटेड न्यूट्रल स्कीम्स। एसेंटेड न्यूट्रल स्कीम्स जो होती हैं, इस स्कीम में क्या होता है, एक न्यूट्रल कलर होता है और एक कोई और कलर होता है, जैसे कि वाइट के साथ रेड है, जैसे कि वाइट के साथ ब्लैक है, इस तरह ब्लैक के साथ येलो है, इस तरह से। फिर उसके बाद आता है एनालॉगस हार्मनी या फिर एनालॉगस कलर स्कीम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस कलर स्कीम में दो या फिर तीन नेबरिंग कलर्स जो होते हैं कलर व्हील के, वो एक साथ होते हैं। नेबरिंग मतलब पास पास के, जैसे कि येलो, फिर येलो के बाद बराबर में येलो ग्रीन होता है, और येलो ग्रीन के बराबर में ग्रीन होता है। फिर होता है कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग में आता है कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी, डबल कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी, एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी, ट्रायडिक हार्मनी। तो ये देखिए, मैं व्हील पे आपको समझाऊंगी ये क्या होता है। देखिए, ये है कलर व्हील। सबसे पहले तो एक थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ आपको कलर व्हील में, कि यहाँ पे जैसे कि जो थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, एक मिनट, यहाँ तो जैसे कि प्राइमरी कलर्स का तो आपको पता ही है कि कौन कौन से हैं। प्राइमरी कलर्स वो होते हैं सबसे पहले रेड और ब्लू और येलो। प्राइमरी कलर्स, मैं सही बोल रही हूँ ना, प्राइमरी कलर्स वही होते हैं। एक बार देखिएगा, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं सबसे पहले उनको हम मार्क कर लेते हैं।
जो प्राइमरी कलर्स हमारे पास हैं उसमें आते हैं जैसे रेड, येलो, ब्लू। यस, मैं सही थी जहाँ तक मुझे लगता है। तो एक मिनट, रेड, यस ये, और येलो ये, और ब्लू ये है प्राइमरी कलर। ठीक है, ये तो हो गए प्राइमरी कलर। अब ये प्राइमरी कलर जो बन रहे हैं, जो आपको मैंने बताया, मैं कलर व्हील पे एक बार और समझा रही हूँ। तो प्राइमरी कलर जैसे ब्लू है, ये वाला ब्लू है, इसमें हमने येलो मिक्स किया, ब्लू में हमने येलो मिक्स किया। ठीक है, तो क्या बन गया? ग्रीन बन गया। ठीक है, अब हमने ब्लू में रेड मिक्स किया, ब्लू में हमने रेड मिक्स किया, तो क्या बन गया? यहाँ पे पर्पल। देखिए पर्पल बन गया, ब्लू में रेड मिक्स किया, पर्पल बन गया। और यहाँ से ऐसे देख लो, यहाँ ब्लू में येलो मिक्स किया तो ग्रीन बन गया, ये बीच में बन रहा है। अब रेड में येलो मिक्स करेंगे, रेड में हमने येलो मिक्स किया तो इसके बीच में क्या आ रहा है? ऑरेंज। ठीक है, फिर से देखिए आप, रेड में हमने ब्लू मिक्स किया तो रेड में हमने ब्लू मिक्स किया तो बन गया पर्पल। और इस इधर हमने रेड में हमने येलो मिक्स किया तो बन गया ऑरेंज। और ब्लू में हमने ब्लू में हमने येलो मिक्स किया तो बन गया ग्रीन। ठीक है, ये तो हमारे बन गए प्राइमरी से सेकेंडरी कलर। और इसके बाद जो जो कलर्स हैं जैसे कि रेड ऑरेंज, ये वाला है। ठीक है, दूसरा रेड पर्पल, रेड ऑरेंज, रेड पर्पल, और ये है, और येलो ग्रीन, येलो ग्रीन है, ये देखिएगा। ये, और इसके अलावा है येलो ऑरेंज, ये वाला हो गया। तो ये जो बीच के कलर्स हैं, ब्लू ग्रीन है, और उसके ब्लू पर्पल है, तो ये सब जो होते हैं, ये कलर्स जो बनते हैं, इन दो कलर्स के बाद के जो ये हैं, ये मिला के बन जाते हैं टर्शरी कलर्स। तो हम कहाँ पे थे? हम लास्ट में थे जो कलर्स पे, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पे थे। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी है। तो इसमें क्या है, इस कलर स्कीम में दो कलर्स जो कि एग्जैक्टली ओपोजिट होते हैं वो आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी में। अब जैसे कि इसकी एग्जाम्पल में आप देखिएगा, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, तो रेड एंड ग्रीन, रेड ये रहा, इसके ऑपोजिट में ग्रीन है। ठीक है, और ब्लू एंड ऑरेंज, ब्लू के ऑपोजिट में ऑरेंज है। तो ये आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी में। तो आपको ब्लू इससे समझ में आ गया, जो ऑपोजिट होते हैं कलर्स एक दूसरे के, वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डबल कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी। डबल कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी में क्या होता है, इस कलर स्कीम में दो पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो कि विच आर नेबर्स टू ईच अदर, एक साथ जो बराबर में होते हैं। जैसे कि रेड है, ठीक है, तो रेड, ग्रीन, पर्पल एंड येलो। रेड ये रहा, ग्रीन ये रहा, और पर्पल ये रहा, और येलो ये रहा। तो जो कि ये एक साथ हैं, ये वाले और ये वाले एक साथ हैं। ठीक है, तो ये जो ये वाले एक साथ हैं, ये वाले एक साथ हैं, ये नेबरिंग जो होते हैं साथ साथ में डबल कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी में आते हैं। उसके बाद है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी इस कलर स्कीम में एक जो कलर है, वन कलर एंड टू कलर्स ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड यूज टू मेक कलर स्कीम। जैसे कि रेड है, जैसे कि ये रेड है, ये ठीक है, ये रेड है, और उसके बाद ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन किधर है, ये रहा ब्लू, और ये वाला ब्लू ग्रीन इसको बोल रहे हैं, ये वाले को ब्लू ग्रीन, इसको नहीं, इस वाले को। और येलो ग्रीन, येलो ग्रीन कौन सा है, ये। तो रेड इसमें क्या है, इसमें आ गया है आपका रेड, ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन। इसको नहीं करिएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये आते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी में। एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी, इस कलर स्कीम में क्या होता है, जो एनालॉगस किया मतलब जो कि ब्लैक एंड वाइट थे ये सब, तो और कॉम्प्लीमेंट इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं जैसे कि रेड है, रेड पर्पल है। ठीक है, ये देखिए रेड आ गया और रेड पर्पल आ गया, रेड पर्पल ये रहा। ठीक है, फिर आ गया पर्पल, ये रहा, एंड येलो, येलो ये रहा, और येलो ग्रीन ये रहा, और ग्रीन ये रहा। तो देखिए ये तीन है एक साथ, और ये तीन है एक साथ। तो ये इस तरीके से जो है ये आता है एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी में। यानी कि
कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या पढ़ा था, ऑपोजिट पढ़ा था, ठीक है। और एनालॉगस में क्या होता है कि जो इसके शेड्स आ जाते हैं एक तरीके से बराबर बराबर वाले, ठीक है। एनालॉगस में हमने क्या पढ़ा था, एनालॉगस में हमने जो है जिसमें देखिए आप, मैंने जो बताया था रिलेटेड में कि येलो येलो ग्रीन ग्रीन, ये एनालॉगस में है, और कॉम्प्लीमेंट्री में ऑपोजिट आ गए, तो ये दोनों मिला के ये वाली चीज़ जो होती है ये आ जाती है एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी में। फिर है ट्रायडिक हार्मनी। ट्रायडिक हार्मनी जो है उसमें 3 कलर्स आते हैं जो कि इक्वी डिस्टेंट होते हैं। जो ये 3 कलर्स होते हैं, इस कलर में ये 3 कलर्स जो होते हैं इक्वी डिस्टेंट ट्राइंगल होते हैं। इक्वी डिस्टेंट ट्राइंगल का मतलब ये है, इसमें कौन कौन से कलर आ रहे हैं पहले आप देखिए, रेड है, ये रेड है, और ये ब्लू है, और ये येलो है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक तरह का ये देखिए ये ट्राइंगल बन गया है, और वो भी इक्वी डिस्टेंस। यानी इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए रेड के बाद ये दो हैं, फिर येलो आया है, और ये यहाँ रेड के बाद ये 2 है, फिर ब्लू आया है, तो यानी कि इनमें 2 के गैप के बाद ये कलर्स आ रहे हैं, तो इसलिए इक्वी डिस्टेंट ट्राइंगल जो है वो ट्रायडिक हार्मनी में होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो आएगा टेक्सचर। तो आपने कलर्स के बारे में अच्छा खासा डिटेल में पढ़ लिया है, और मैंने बहुत कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि आपको कलर व्हील से समझा सकूं, और आपको उम्मीद है आपको इसे समझ में आ गया होगा। और मेरी तो पूरी कोशिश रही है, और आप भी कोशिश करिए इसे समझने का। थोड़ा सा टफ लगेगा, अगर आप इसको चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको टफ लगेगा, इसीलिए मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और आप नोट्स पे भरोसा करके इससे पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ अभी तक इंक्लूड किया है इन नोट्स में। तो मेरी यही कोशिश है कि आप अच्छे से पढ़ पाओ, आपका ज़्यादा टाइम जो है वो बुक को पढ़ने में वेस्ट ना हो, फिर समझ में भी नहीं आता है, और पता नहीं कितना पढ़ते हैं और कितना लिख के आते हैं। तो जो पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से याद कीजिएगा, जो समझा दिया उसे अच्छे से समझिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप थोड़ी मेहनत मेरे लिए कीजिएगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिएगा प्लीज़। मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो ये काम कर लीजिएगा। और अगर आप ये सब करेंगे, हो सकता है कि आपके साथ मैं 12th के एग्ज़ाम तक बनी रहूं, और मेरी मेहनत आपको दिखाई दे रही होगी। बस आप इस मेहनत को देखते हुए प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।